हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आज के इस लेक्चर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और यही वो क्वेश्चन पेपर है जो 2 महीने पहले क्लास 12 के जो स्टूडेंट थे उन्होंने यही क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था। तो इस लेक्चर वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी। देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें एग्जाम से पहले जरूर करके जाना चाहिए। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करके जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करना चाहूंगी। मेरी नजर में ये बुक आई ओसवाल गुरुकुल की सीबीएसई की लास्ट 10 ईयर की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक है। एंड ये काफी अच्छी बुक है। 2024 में जो बोर्ड एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट सिलेबस है एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। और ये काफी अच्छी बुक है। इसमें पिछले 10 साल के 2014 से लेके 2023 तक के जो क्वेश्चन पेपर है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी बुक है। और इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे पता है क्या लगती है कि इस सिंगल बुक में आपको कॉमर्स के जो पूरे 7 सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ये जो पूरे 7 सब्जेक्ट है इसके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरे इसी एक बुक में इंक्लूडेड है। तो ये काफी अच्छी बुक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन कह लीजिए है। एक बुक है जिसमें आपको 7 पूरे जितने सब्जेक्ट हैं उनके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। एक कंप्रेहेंसिव बुक है जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई है। प्लस ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके सॉल्यूशन भी बहुत डिटेल डिस्कशन है, बहुत डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस किए गए हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और एक बात और कहूंगी कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इसको लगाने का पता है एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इससे हमें आइडिया लग जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क का कितना क्वेश्चन, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड हमें किस टाइप से आंसर करने चाहिए। तो ये जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। और इस बुक का जो कंटेंट है, जो इंडेक्स है, वो मैंने यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया है। देखिए, जैसे कि इंग्लिश का सबसे पहले इंग्लिश है, उसके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, फिजिकल एजुकेशन के, कंप्यूटर साइंस के, मैथमेटिक्स के, अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक्स के, बीएसटी के। तो इन्होंने बहुत डिटेल में, इसमें कुछ 1200 1400 पन्नों की बुक है, काफी मोटी, और पूरे इसमें डिटेल में डिस्कशन है। तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको बुक के बारे में, एक्चुअली मुझसे काफी स्टूडेंट्स बुक के लिए पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक हो तो बताइए। तो मैं ऑफलाइन मेरी जो क्लासेस है उसमें मैं अपने स्टूडेंट को इसी बुक से पढ़ाती हूँ। तो ये काफी अच्छी बुक है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। तो जो बच्चे मुझसे बुक के लिए पूछ रहे थे ना, वो ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर 2023 का क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो सबसे पहले ये होता है ना, इंस्ट्रक्शंस। तो भले ही आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस पता है, ठीक है, बट फिर भी समय निकाल के आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, कोई चेंज भी हो सकता है, इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन डिटेल में पढ़ने चाहिए। कितने सेक्शन है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने वर्ड्स में उसका आंसर करना है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आप पढ़ेंगे। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें लिखा हुआ है ना, पहले के 20 क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू है। तो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन द एनुअल बजट 2022-23 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 65,000 करोड़। यानी जो एनुअल बजट था 2022-23 का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा कि 65,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, सच प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी जो भी डिसइन्वेस्टमेंट से जो भी अमाउंट आएगा, जो भी प्रोसीड्स आएंगी, क्या हम उसको कहेंगे, डैश रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बजट एज इट लीड्स टू डैश ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको ऑप्शन दिए, इससे फिल करना है। तो कहा जा रहा है जो भी प्रोसीड होगी डिसइन्वेस्टमेंट से उसको कौन सी रिसिप्ट कहेंगे, क्या उसे कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे या उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, एक तो ये फिल करना है। दूसरा है कि रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट, अब इस रिसिप्ट से गवर्नमेंट बजट पे क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लाइबिलिटी या डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इन्हें फिल करना है, यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट फिल करना है, यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी फिल करना है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये टर्म अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सा टर्म, डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आपको डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर देखिएगा आंसर आप खुद ही कर लेंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, इट्स द सेलिंग ऑफ शेयर्स, सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जब पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो शेयर हैं इनको जब सेल किया जाता है, ठीक है, किसको सेल किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को सेल किया जाता है, तो इसी को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है, पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है, इनके शेयर जब सेल किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को, तो उसी को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये क्या है डिसइन्वेस्टमेंट, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, सेल होता है पब्लिक ओनरशिप। ये पब्लिक ओनरशिप किसको ट्रांसफर होती है, प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक ओनरशिप किसको ट्रांसफर होती है, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, प्राइवेटाइजेशन का ही तो तरीका है। ये प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन में वही पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बन गए थे। ठीक है, कैसे, उनके शेयर ट्रांसफर किए गए थे, शेयर सेल किए गए थे प्राइवेट सेक्टर को। ठीक, अब ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई। अब एक कॉन्सेप्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट, तो आपको समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट आपको भरना है पहले वाले इसमें। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है एंड रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, तो थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब देखिए रिसिप्ट यानी कुछ रिसीव हो रहा है, जब पैसा रिसीव हो, ठीक है, दैट इज रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, व्हेन गवर्नमेंट रेज द फंड। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जब गवर्नमेंट रेज करती है फंड, जब गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है। कैसे, इधर बाय इनकरिंग लाइबिलिटी और बाय डिस्पोजिंग ऑफ एसेट। ठीक है, इधर बाय इनकरिंग लाइबिलिटी, या तो लाइबिलिटी इनकर करके, ठीक है, या तो लाइबिलिटी लेके, या एसेट को सेल करके, एसेट को डिस्पोज करके, मतलब कह लीजिए एसेट को सेल करके, एसेट को सेल करके या लाइबिलिटी रेज करके। जब गवर्नमेंट को क्या होता है, फंड रिसीव होता है, गवर्नमेंट जब फंड रेज करती है लाइबिलिटी को बढ़ा के या एसेट को माइनस करके, तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। ये बात समझ में है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या है, वो रिसीविंग जो गवर्नमेंट को रिसीव होती है, यानी वो रेजिंग ऑफ फंड, या जो कैसे हो, या तो लाइबिलिटी को बढ़ा के गवर्नमेंट ने रेज किया हो या अपने एसेट को बेच करके किया हो, एसेट माइनस हो रहे हो या लाइबिलिटी बढ़ रही हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है, यानी वो पैसा जो गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है जिसमें न तो लाइबिलिटी कुछ घट बढ़ रही हो, ठीक है, जिसमें कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही हो, जिसमें कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही हो, प्लस लाइबिलिटी बढ़ ना रही हो, ठीक है, एंड एसेट जो है माइनस नहीं हो रहे हो, घट नहीं रहे हो। तो ऐसी जो रिसिप्ट होती है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली क्या होती है, रेगुलर इनकम, गवर्नमेंट की जो रेगुलर इनकम है। तो बताइए गवर्नमेंट की रेगुलर और रिकरिंग इनकम कौन सी है, जो टैक्स से गवर्नमेंट को इनकम होती है वो क्या है, रेगुलर इनकम। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली क्या होता है, टैक्स से जो गवर्नमेंट को रेज कर रहा है गवर्नमेंट जो फंड, वो क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक, तो अब मैंने काफी कुछ आपको रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट बता दिया, तो अब इसका आंसर आप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है 65,000 करोड़ का टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का, तो इस डिसइन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एसेट माइनस हो रहे हैं ना, गवर्नमेंट अपने एसेट कम कर रही है, एसेट माइनस हो रहे हैं, तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, एंड इट लीड्स टू, and it leads to decrease in asset, it's lead to decrease in asset। इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के एसेट कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट अपने एसेट बेच रही है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको चूज करना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक। असर्शन क्या दिया गया है, असर्शन दिया गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सरप्लस में कब होता है, इफ ऑटोनोमस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में कब होता है, जब ऑटोनोमस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट, ठीक। अगला रीजन इसका क्या लिखा है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर डिटरमाइंड बाय डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। असर्शन क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में कब होता है, जब ऑटोनोमस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट, और इसका रीजन क्या लिखा है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये रीजन लिखा हुआ है। तो आपको चार ऑल्टरनेटिव यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्या है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं, एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा क्या है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। अगला क्या है, assertion इज करेक्ट ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्या है कि assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है सही आंसर कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का आंसर मतलब आइडिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अगर आपको पता है ओनली देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, अगर उसके बारे में पता है क्यों तो आपको हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ पे इस बात का भी जिक्र हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे क्लास 12 का पूरा इकोनॉमिक्स, क्लास 12 का पूरा बीएसटी अकाउंटेंसी होल सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ पे ये सारे ही टॉपिक जो मैं अभी जिन पे क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ना, ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो आप वहां से इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, किस चीज का, ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है किसके बीच में, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, रेसिडेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एक कंट्री के रेसिडेंट का फॉरेन कंट्री के रेसिडेंट के साथ, फॉरेन कंट्री के रेसिडेंट के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उन सबका क्या होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री विद द रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री के रेसिडेंट के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन है किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो होते हैं उसकी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक। ये बात समझ में आई। अब जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसका जिक्र इस क्वेश्चन में ये देखिए किया गया है। एक होते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, एक होते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन और एक होते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। एक होते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन और एक होते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक। अभी क्या होते हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में हेल्प मिलेगी। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, बेसिकली ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो क्यों किए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक कंसीडरेशन, कुछ इकोनॉमिक पर्पज से ही किए जा रहे हैं, बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्या है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, ठीक है। जबकि जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं ये क्यों होते हैं, ये होते हैं टू कवर द सरप्लस और डिफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है ये क्यों होते हैं, टू कवर द सरप्लस एंड या सरप्लस, या अगर डिफिसिट हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो उसको कवर करने के लिए ये वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सरप्लस क्या होता है
आप सोचोगे सरप्लस क्या होता है? तो सरप्लस क्या होता है? अगर इनफ्लो ज्यादा हो, ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट कब सरप्लस में होगा? जब रिसिप्ट ज्यादा हो, ठीक है। सरप्लस कब होगा? जब आय ज्यादा, इनफ्लो ज्यादा हो फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा हो, रिसिप्ट ज्यादा हो, इनफ्लो ज्यादा हो एज कंपेयर टू पेमेंट, ठीक है, रिसिप्ट ज्यादा हो पेमेंट से, तब क्या होता है? सरप्लस। और डिफिसिट कब होता है? मेरी राइटिंग थोड़ी खराब बन रही है। डिफिसिट कब होता है? जब रिसिप्ट कम हो, इनफ्लो कम हो रहा है, ठीक है, एंड पेमेंट ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? डिफिसिट होता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि एसर्शन तो सही है। एसर्शन क्या कह रहा है? एसर्शन कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कब सरप्लस में रहेगा? जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन ऑटोनॉमस पेमेंट। तो सही बात है, जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट ज्यादा होगी, पेमेंट कम होगा, तो क्या होगा? सरप्लस में होगा, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा। लेकिन ये जो रीजन दिया गया है ना कि ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये जो रीजन है दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ पे होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ये जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होता है ना, ये किससे डिटरमाइन होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन, ये किससे डिटरमाइन होता है? बाय द डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे होना चाहिए था अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन क्यों होते हैं? टू कवर द सरप्लस या जो डिफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको कवर करने के लिए होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो आप समझ गए होंगे, एसर्शन तो सही है, यहाँ जो एसर्शन है दैट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मैं बहुत डिटेल में ये एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए केवल 2 ही क्वेश्चन आज डिस्कस हो पाए, लेकिन अब मैं हर लेक्चर में कोशिश करूंगी कि हम 5 से 6 क्वेश्चन हर लेक्चर में डिस्कस करें, ठीक है। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ, अगले लेक्चर वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक चीज और है, ये जो एमसीक्यू में डिस्कस कर रही हूँ, पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं सीधे आंसर भी आपको बता सकती हूँ, बट मेरा पर्पज ये नहीं है। मेरा पर्पज है कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये कॉन्सेप्ट, मतलब फिर से कह लीजिए रिवाइज हो जाए आपका ये कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं डिटेल में ये टॉपिक पूरा डिस्कस कर रही हूँ। इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, सभी कुछ डिटेल में डिस्कस किया। ठीक, तो चलिए आज हम यही 2 क्वेश्चन तक रखते हैं, अगले लेक्चर में अब हम कुछ और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।